हर्ष भाई, सबसे बड़ा सवाल यही है कि वाकई गुजरात की एटीएस या गुजरात पुलिस अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बड़ी मछलियां हाथ में नहीं आ रही है या उसे पकड़ा नहीं जा रहा है। आप मुझे ये बताइए, बड़ी मछलियाँ और छोटी मछलियाँ क्या होती है, फिर मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ। 74 पाकिस्तानी आज जेल के अंदर बंद है। मात्र 3 साल के अंदर 74 पाकिस्तानियों को पकड़ के जेल के अंदर बंद कर लिया है। 16 अफगानी है, 6 ईरानी है, और भी मैं पूरा लिस्ट बोलूँगा आधे घंटा लग जाएगा। तो वो बड़ी मछली है कि छोटी मछली है सर? टॉप टू एंड इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करोगे हाँ। तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देश भर के सबसे बड़े गांजे व्यापारी पांडी ब्रदर्स, जो उड़ीसा से, उड़ीसा सरकार और गुजरात सरकार ने मिलकर संयुक्त ऑपरेशन करके पांडी ब्रदर्स को पकड़ा। इतना ही नहीं, टॉप टू एंड इन्वेस्टिगेशन का सबसे उत्तम उदाहरण गुजरात पुलिस ने एक पेश किया। पांडी ब्रदर्स के करोड़ों रुपए के आलीशान बंगले, गाड़ियाँ, ऑफिसेस, वो सब सीज करके आज सरकारी खजाने में लाने में सफलता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से अनेक केस है, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, सूरत में। हमने मात्र पकड़ा नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की, और प्रॉपर्टी आज मेरे राज्य के नौजवानों के भविष्य उज्जवल करने के लिए काम में आएंगे। आने वाले दिनों में ये रकम राज्य की अनेक योजनाएं उसमें यूज़ होने वाली है। करोड़ों रुपए उन्होंने ये 2 नंबरी काम करके प्राप्त किए थे। ये 2 नंबरी काम के जो कमाए हुए रुपए थे, वो आज पूरी प्रॉपर्टी सीज करने में गुजरात पुलिस को सफलता मिली है। एक केस नहीं, मैं आपको 100 केसेस ऐसे दे सकता हूँ जिसमें टॉप टू एंड इंक्वायरी भी हुई है, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ है। लेकिन हमें मात्र लोगों को अच्छा लगाने के लिए नहीं, लेकिन ड्रग्स के सामने अगर लड़ना होगा तो कई चीज़ें हमें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट का मतलब ये मात्र सरकारी गुनाह नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सामाजिक दूषण है। मेरी आपसे भी विनती है कि आप एक देश की लीडिंग चैनल हो और आप भी ये जंग में जरूर से सभी राज्यों का साथ देना चाहिए। और हमें इसको मात्र, कई लोग जो टीका करते हैं कि इतना ड्रग्स पकड़ा गया, इतना ड्रग्स पकड़ा गया, भाई साहब आप मुझे बताइए, ये पाकिस्तान से जो लास्ट आसिफ करके जो बड़ा कारोबारी हमने पकड़ा, ये आसिफ अहमदाबाद के कोई पुलिस स्टेशन में सामने से आके ऐसा बोला है कि लो भाई मैं 200 करोड़ का ड्रग्स लाया हूँ, पुलिस उसको जमा कर ले। उसको पकड़ने के लिए जज्बा चाहिए, वो जज्बा है हमारे में। आप बोलिए ना अन्य राज्यों को कि वहाँ क्या हो रहा है, पूछिए सवाल। तो क्या पंजाब सरकार काम नहीं कर रही है ड्रग्स के खिलाफ सर? नहीं, काम कर रही है नहीं कर रही है वो आपकी जिम्मेदारी। आप सवाल पूछिए हाँ। कि चुनाव में दिए हुए वादों का क्या हुआ, आज पंजाब के युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हो। मात्र एडवर्टाइजमेंट से काम नहीं चलता है। आप आंकड़े देखिए ना भाई साहब, कैसे काम हो रहा है वो देखिए। अब पंजाब, मेरा बहुत ही स्पष्ट ये मानना है, आप मुझे ये बताइए कि समंदर और भारत पाकिस्तान की सीमा से पकड़ा हुआ ड्रग्स, उसको पकड़ा हुआ कहते हैं या पकड़ाया बोलते हैं? ये अपने आप में बहुत ही बड़ा काम है। और उसको सही तौर पे मेरा ये मानना है कि फोर्सेस को डिमोरलाइज करने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टी, मुझे कहीं ना कहीं ये शक जा रहा है कि किसी का कंधा बनने की कोशिश कर रही है। किसका कंधा कौन बन रहा है सर? किसका बनता है आप बताइए मुझे। आप बताइए ना, ये किसका कार्टेल कंधा तो बहुत कौन बन रहा है? देखिए, ये कार्टेल तो बहुत बड़ी है। मैं तो मेरे राज्य के आशीर्वाद, राज्य के सभी नागरिकों के आशीर्वाद से खुले में उनके सामने लड़ रहा हूँ, लेकिन ये कार्टेल तो किसी को भी कंधा बना लेगी। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है ऐसे कार्टेल को? नहीं नहीं, इस प्रकार के आरोप लगा लगा के आप कार्टेल को सपोर्ट ही कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हो। ये तो जानबूझ के पुलिस को डिमोरलाइज करने का एक प्रोजेक्ट है। लेकिन हम ऐसे प्रोजेक्ट में आने वाले लोग नहीं हैं, लड़ेंगे। मैं एक और प्रोजेक्ट की बात करना चाहूंगा सर। लिस्ट की आपने बात की थी, अच्छे से लड़ेंगे। जी न्यूज़ के इस मंच से भी सर, हम लोग जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो हम ये लोगों से भी अपील करेंगे कि इस कार्टेल को तोड़ने में सरकार के सहभागी बने, निजी क्षमता में जो हो सकता है वो करें और ऐसी चीज़ों को रोकें। लेकिन जो लिस्ट की आपने बात की थी, एक और लिस्ट के बारे में बात करूंगा। एक छोटी सी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से मेरे देश के सभी नौजवान साथियों से। आजकल हमने सुना होगा कि ही एंड शी इज माई बेस्ट सो कॉल्ड क्राइम पार्टनर। मेरे नौजवान साथियों से विनती है, दोस्ती में मासूमियत वाली दोस्तों की गलती जरूर से छुपा लेना। लेकिन अगर आप आपके दोस्त के सच्चे दोस्त हो और आपका दोस्त कोई ड्रग्स की दलदल में फंस रहा है, और अगर आप उसकी ये भूल छुपा रहे हो,
तो आप उसके सो कॉल्ड बेस्ट क्राइम पार्टनर कभी भी नहीं हो सकते हो, आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो। और मेरा ये मानना है कि ये दिशा में सभी दोस्तों को, एक दूसरे दोस्तों को बचाने के लिए और ड्रग्स के दलदल में जाते हुए उसको रोकने की जिम्मेदारी हम सबको साथ में मिलके उठानी है, और उठा के मेरे देश के नौजवान कभी भी कोई ड्रग्स की दलदल में ना फंसे, ये जिम्मेदारी सभी नौजवान साथियों को साथ में मिलके लेनी है। ठीक है, जिस लिस्ट की मैं बात कर रहा था, वापस मैं वक्फ वाले मामले पर जाऊंगा। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड की एक लिस्ट में 6 मंदिरों, शमशान घाट और कूड़ा घर पर अपना दावा ठोका गया। जी न्यूज़ की टीम वहां पर गई, वहां की कमेटी के जो लोग थे वो कागज लेकर तैयार हैं कि 80 सालों से हमारे पास ये ज़मीन है, सरकार से ज़मीन खरीदी थी, पिछली 5 पुश्तों के साथ हमारी ये ज़मीन है, मामला सब जुडिस है, कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन उन लोगों के पास सैकड़ों साल पुराने कागज हैं जिनके ऊपर वक्फ ने दावा ठोक दिया। ये केस स्टडीज हमारे पास जी न्यूज़ के पास हैं। क्या गुजरात में ऐसे केसेस आपके पास आते हैं? देखिए, मैंने जो आपको मॉडस ऑपरेंडी बताई, मैंने कल भी कई मॉडस ऑपरेंडीज जेपीसी के सामने भी रखी है। मेरा ये मानना है, मैं ये कहूँगा कि जी न्यूज़ चैनल मेरा है और कोर्ट मुझे अगर जी न्यूज़ चैनल दे लेती है, इस प्रकार की हालत वक्फ की अभी है। जी न्यूज़ चैनल मेरा है, ये दावा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए ना कि डॉक्यूमेंट्स चेक करे कि सही में जी न्यूज़ चैनल मेरी है या आपकी है। ये है वक्फ की हालत अभी। तो मेरा ये मानना है कि डॉक्यूमेंट्स अगर हो तो जरूर से उनको मिलेगा, अगर सही में डॉक्यूमेंट्स है तो फिर क्यों डरने का। ऐसे केस स्टडीज गुजरात के क्या क्या है? एक दो केस स्टडीज अगर आप जिस गिना प्रकार से सकें। मैंने आपको भरूच के मैटर बताई, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बताई, जिस प्रकार से मैंने आपको भोगीलाल पटेल महसाना वाली मैटर बताई, इसी प्रकार से रिजर्व फॉरेस्ट लैंड दाहोद की आपको मैंने मॉडस ऑपरेंडी बताई, इसी प्रकार से वडोदरा के एक छोटे से गांव के एक छोटे से परिवार की जो मैटर थी, सालों से पुरखाना उनकी ज़मीन थी, ना ज़मीन के कोई डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, ना कुछ नहीं, थर्ड व्यक्ति ने एप्लीकेशन की, रातों रात वक्फ के बोर्ड लग गए। अरे इससे ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ, द्वारका का नाम तो आपने सुना ही होगा जी। द्वारका राजा रणछोड़ राय का कृष्ण भगवान की नगरी है, और ये कृष्ण नगरी में आप सोचिए कि रास्तों पे, सरकारी जगहों पे इलीगल एंक्रोचमेंट हो जाते हैं। वो इलीगल एंक्रोचमेंट को अगर सरकार नोटिस दे रही है, नोटिस के साथ ही रातों रात वो प्रॉपर्टी वक्फ में चली जाती है। ये कहां का न्याय हुआ? न्याय नोटिस के मात्र बाद वक्फ ने दावा ठोक दिया वहां पर, नोटिस के बाद वक्फ ने दावा ठोक नोटिस दिया। के साथ ही दावा हो जाता है और रातों रात वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। क्योंकि 2013 में कांग्रेस ने ये देश को जो भेंट दी है, उसके कारण लाखों लोगों को, मैं इंडिविजुअल लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ है, खाली सरकारी जगहों का हुआ ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल लोगों का, मुस्लिम प्रॉपर्टीज जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसको भी, सरकारी प्रॉपर्टीज को भी, और पूरे समाज के सिस्टम को भी हो रहा है। एक सवाल सर, लेकिन बीच में ये भी उठता है जो कि कॉमनली आजकल सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह डिस्कस हो रहा है, और चूंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, बेहतर समझते भी हैं उस संगठन को, वक्फ होना ही क्यों चाहिए? क्या एग्जिस्टेंस ज़रूरी है? बाकी लोग जो कहते हैं कि भाई हिंदुओं के लिए कैसा कोई बोर्ड नहीं है, सिख, जैनिज्म या भारत में जितने भी धर्म हैं, किसी के पास ऐसा कोई बोर्ड, किसी बोर्ड के पास ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं जैसी वक्फ के पास हैं। तो क्या एग्जिस्टेंस रहना ज़रूरी है संघीय ढांचे के लिए? जो लोग ये बोल रहे हैं वो अनुभव के आधार पे बोल रहे हैं। मैं ये मान रहा हूं, मैंने वक्फ अमेंडमेंट 2024 बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल स्टडी किया। पिछले कई दिनों से मैंने एक एक कलम अच्छी तरह से स्टडी की है। मैं सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट के बाद देश में किसी को भी, कहीं पे भी, किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। यानी असदुद्दीन ओवैसी एलिगेशन लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं? देखिए, वो ओवैसी जी की राजनीति आप अच्छी तरह से जानते हो, बराबर है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं
ये उनकी दुकान बंद ना हो जाए उसके लिए ये विषय पे लड़ रहे हैं। ये समाज के लिए कोई लड़ने निकलने वाले लोग नहीं है, आप भूल मत करना। चलिए वापस अब तो बहुत जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हो तो आप तो जानते ही होंगे अच्छी तरह से, लेकिन मैं ये स्पष्ट मान रहा हूँ कि ये खुद की दुकान ना बंद हो, इसके लिए ओवैसी जी ये सब हर रोज अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। वापस लौटते हैं गुजरात की तरफ और ख़ासतौर पर सूरत, आपका ही शहर, और वहीं पर गणेश पंडाल पर पथराव हो जाता है और मोडस ऑपरेंडी ये सामने आती है कि बच्चों को आगे किया जाता है। किस तरीके से आपने हैंडल किया, और आप खुद उस शहर में उस वक्त वहां मौजूद थे? मैं मुंबई में बैठा हूँ, देश का गणपति भक्तों का कैपिटल शहर है। आप मुंबई के एक एक व्यक्ति को पूछ सकते हो कि गणपति जी की स्थापना और उसकी आस्था, इसी प्रकार से सूरत में भी 90,000 से ज़्यादा जगहों पे गणपति जी की स्थापना होती है और गणपति जी की पूजा अर्चना आस्था, ये हमारा भी तो राइट है। मेरे राज्य के नौजवान जब गणपति जी की पूजा कर रहे हो और कोई व्यक्ति, असामाजिक लोग वो पंडाल पे जाके पत्थर फेंकते हैं और पत्थर फेंकने के साथ ही आसपास के डेडिकेटेड, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि ये पहले से प्लान बना हुआ था। आप सोचिए कि बिल्डिंगों की छत पे पत्थर कहाँ से पहुंच गए। आपने पत्थर मारे दिया जाते हैं। सर कि सैयदपुरा पुलिस चौकी के आसपास के घर और मस्जिदों से पथराव किया गया, ये आपका स्टेटमेंट है? मेरा स्टेटमेंट नहीं, विजुअल्स है भाई साहब, आपका भी स्टेटमेंट यही होना चाहिए। हाँ। स्पष्ट बोलना चाहिए, इसमें गलत क्या है। ये विजुअल्स अवेलेबल है भाई साहब, ये कोई मेरा पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि मस्जिद से पथराव किया गया था? सभी चीज़ आपके सामने है। आप बोलो तो मैं थोड़ी टाइम दीजिए, मेरे मोबाइल में भी अवेलेबल है, मैं अभी प्ले कर लेता हूँ। मतलब आप ये नहीं कहो कि मैं बोल रहा हूँ, आप भी कहिए, कभी कभी स्पष्ट बोलिए एकदम। तो मेरे राज्य के नागरिक जो गणपति जी की पूजा अर्चना करना वो उनका हक है, और पूजा अर्चना करते हुए लोगों पे पत्थर मारना ये कहाँ का न्याय है। आप ये क्यों ओवैसी जी को ये क्यों नहीं पूछते हो, मुझे ये बताइए। आपने कभी देखा है कि ईद के त्यौहार पे कभी कोई पत्थर मारा गया? देखा है आपने कभी? और गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारने वाले लोगों को कैसे छोड़ा जाए? जी हाँ, घटना मेरे ध्यान में आते ही मैं खुद वहाँ पहुँचा था। मैंने खुद ने वही पंडाल में आरती की थी और साथ में मैंने मेरे शहर और राज्य के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया था कि सूरज की पहली किरणों के जब आप दर्शन कर रहे होंगे सूरत शहर के नागरिक, उससे पहले मैं पत्थर मारने वाले एक एक लोगों को पकड़ के जेल के हवाले बंद करूंगा, और ये वादा सूरत पुलिस ने पूर्ण किया। और मैं ये मान रहा हूं कि पत्थर फेंकने वाले लोगों को बचाना ये अपने आप में सभी समाजों के लिए बहुत ही बड़ा घातक है। लेकिन ये मानसिकता क्या है छोटे सर, छोटे पत्थर बच्चे आप सोचिए, जिनकी उम्र मैदानों पे खेलने की है, पढ़ने की उम्र है, उनको इस प्रकार का जहर उनके दिमाग में डालना ये कहां का न्याय है? ये किस प्रकार से इस प्रकार की चीजें चलाई जाए? मैं मान रहा हूं कि सूरत शहर और राज्य के नागरिकों को न्याय जो देना था वो देना ही है, और न्याय देने के लिए रात को घर के ताले बंद हो गए थे, वो ताले तोड़ के एक एक को पकड़ के पुलिस स्टेशन में बंद किया है। और आने वाले दिनों में भी अगर कोई हिम्मत इस प्रकार की करेंगे तो इससे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। मेरे दो सवाल हैं सर। पहला तो ये कि आपने असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो उस लीग के जो लोग हैं, जिस थॉट के लोग हैं, उनको कहा कि उनके बिना उनकी राजनीति चलती नहीं है, इसलिए बयान देते हैं। लेकिन ये जो पत्थरबाजी हो रही है, ये फिर कौन सी मानसिकता है कि एक धार्मिक उत्सव हो रहा है, दूसरे धार्मिक स्थल से पत्थरबाजी की जा रही है? ये वही मानसिकता का कहीं ना कहीं रिजल्ट है। नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं ये समाज के बच्चों को क्या असर आती है इस प्रकार से बयानों से, वो समझेंगे नहीं कभी।
आपको लगता है कि पूरा एक नेक्सस की तरह काम कर रहा है? क्योंकि जी न्यूज़ पर हम लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट दिखाई, जहां पर रामनवमी पर, दुर्गा पंडाल में, गणेश उत्सव पर जगह जगह पत्थरबाजी होती है और सेम पैटर्न देखने के लिए आपने मिलता है। ये सब जगह पे दिखाया, आपको कहीं पे भी ईद पे पत्थर मारते हुए विजुअल्स मिले कभी? कभी मिले हैं कभी? तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरा ये मानना है कि आप रामनवमी, नवरात्रि, गणपति जी, आपको पता है इससे इकोनॉमी में कितना बड़ा असर आता है। आप मुंबई के किसी भी पंडाल वाले को जाके पूछिए, गणपति जी के महोत्सव में वो पंडाल वाले के पास ना तो बाम्बू बचा होगा, ना टेबल बचा होगा, ना कपड़ा बचा होगा। आप किसी भी लाइटिंग वाले को मिलिए, उसको पूछिए, लाइटिंग का एक बल्ब उसके पास नहीं मिलेगा। किसी भी कैटरिंग वाले को जाके पूछिए, किसी भी ट्रक ड्राइवर को जाके पूछिए, किसी भी बैंड वाले को, किसी भी डीजे वाले को, सबके पास ये 10 दिन के लिए अलग अलग रोजगारी मिलती है। और वो रोजगारी पाने वाले कोई एक धर्म के लोग नहीं होते भाई साहब। हम ये नहीं पूछते कि आप कौन से धर्म से आते हो, जो भी आया, जिसको भी काम मिला उसको काम देना है, ये विचारों के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। किस प्रकार से इस प्रकार के पत्थरबाजों को छोड़ा जाए? लेकिन उसके बावजूद भी आरोप यही लगता है कि हर संघवी एक ही समुदाय को हमेशा टारगेट करते हैं। देखिए भाई, मैं गुनहगारों का सामना करने वाला व्यक्ति हूं, वो जो भी समुदाय के हो। मैं किसी को अच्छा लगाने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं काम कर रहा हूं। वो चाहे कोई भी समुदाय का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो। आप माइनॉरिटी से हो और अगर कोई गुनाह कर लो तो क्या वो गुनहगार नहीं होगा? ओवैसी अपने समाज के लिए बात रखेंगे तो वो राइट है, और मैं अगर मेरे समाज के बारे में बोलूं तो मैं मुस्लिम विरोधी हूं। ये किस प्रकार की सोच हो सकती है भाई साहब? मेरे समाज के नागरिकों को हक नहीं है, मैं उनके हक के लिए नहीं लड़ सकता हूं। उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं मुस्लिम विरोधी हो सकता हूं। मैं कतई नहीं हूं। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अगर आप कोई भी गुनाह करोगे तो आपको मैं गुनहगार की नजर से देखता हूं, और वही काम मैं करता हूं। सर, क्या हर्ष सांघवी हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने की तरफ जा रहे हैं? जरा भी नहीं। मैं मेरे राज्य के विकास की राजनीति से हम लोग आगे बढ़ने वाले विचारों के साथ काम करने वाले लोग हैं। हम ये विचारों के साथ कतई काम नहीं करते। और हमने कोई भी गुनाह बना हो तो उसके सामने इसी प्रकार से हम लोग काम करते हैं, क्योंकि मेरा राज्य लॉ एंड ऑर्डर में मानने वाला राज्य है। तो मेरा ये मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए, उसको कहीं ना कहीं बनाए रखने के लिए, आप कभी भी कोई गुनहगार अगर मुस्लिम हो तो उस पर जो एक्शंस लिया है वही क्यों हाईलाइट करते हो? और भी कई गुनहगारों पे हम तो एक्शंस करते हैं, उसको कोई हाईलाइट क्यों नहीं करता है? उनको क्यों ये लोग जब बयान देते हैं, जब आरोप लगाते हैं, तब वो क्यों नहीं देते? जी, तो हम लोग सेशन को बंद करने की तरफ आगे बढ़े हैं सर। उसके पहले दो चीज़ें क्लियर हैं कि पहली बात तो ये कि किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, व्यक्ति बख्शा नहीं जाए, गुनाहगार होता है। और दूसरा, गरबा 12 बजे तक चलेगा। ये दोनों वादे करते हैं आप? नहीं, आप मुझे ये बताइए, हाँ, मेरे गुजरात के सब गुजराती भाई बहन, अब तो गुजरात में मतलब गरबा तो इंटरनेशनल हो गया है, यूएन ने भी उसको रिकग्नाइज किया है। मेरे गुजरात के गुजराती भाई बहन गरबा गुजरात में नहीं खेलेंगे तो क्या बाहर जाके खेलेंगे? ठीक है सर। इसमें कोई सवाल मुझे ये लग रहा है कि ये सवाल ही कहाँ से आता है? ये सवाल सर यहाँ से आता है। हाँ, वो अच्छे सवाल लेके आते हैं। हर्ष भाई, एक दो सवाल और बाकी है, वो मैं एक रैपिड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना चाहूँगा। गुजरात में देखा गया है अक्सर आपके ऊपर जो हमला किया जाता है वो आपकी पढ़ाई को लेकर किया जाता है। हाल ही में ऐसा कहा गया कि आप 8वीं पास ही है, और इस बात को लगातार उजागर किया जा रहा है। क्या जवाब देंगे? उनके डेटा गलत है, आरोप सही है। डेटा बिल्कुल गलत है। मैं कम पढ़ा हूँ, लेकिन आज भी मैं हर सुबह कुछ नई चीज़ें मेरे अपने लोगों के साथ सीखता हूँ। मेरे वहाँ जो माली रात दिन काम करते हैं उनके पास से भी सीखता हूँ, और जो आईएएस के साथ मेरे डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ उनके पास भी सीखता हूँ। मेरे बुजुर्ग लीडर्स जिन्होंने गुजरात में भूतकाल के अंदर गुजरात को संभाला है उनके पास भी सीखता हूँ। गुजरात के प्रत्येक नागरिक जो मुझे मिलते हैं उनके पास भी कुछ सीखने का मैं प्रयास करता हूँ। मेरी पढ़ाई ज़रूर से कम है,
लेकिन दिलचस्पी हर विषय में आज भी उतनी है। आप कोई भी विषय पे चर्चा करनी हो, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको चाहे जो भी मैटर में डिस्कस करना है वो खुले स्टेज पे आके मेरे साथ डिस्कशन के लिए तैयार रहे, मैं तैयार हूँ। चाहे वो इकोनॉमी में बात करना चाहते हैं, चाहे वो विकास की बात करना चाहते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात करना चाहते हैं, मैं हर विषय में उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हर्ष सांघवी जी, आपका इस मंच पर आने के लिए और जी न्यूज़ से इत्मीनान से बात करने के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर।